हाय एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 8th क्लास ज्योग्राफी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका चैप्टर फिफ्थ है इसका उद्योग। उद्योग के बारे में इस चैप्टर में चीज़ें दी गई हैं जिन्हें हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। मतलब जितनी भी किताबें हैं, कागज़ जो बनता है वो किससे बनता है? वृक्षों से बनता है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वृक्षों को काट कर लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ पर लुगदी बनती है, लुगदी से कागज़ बनता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर मतलब बाइंड करके व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में ये आपके हाथों में पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वृक्ष हैं इनसे ही कागज़ बनता है और कागज़ से किताबें वगैरह, कॉपियाँ वगैरह प्रिंट होती हैं। यात्रा आरंभ कहाँ से होती है? पौधों से। उसके बाद में कागज़ निर्माण होता है। इसका पुनर्चक्रण भी होता है कागज़ का। इसकी जो भी कागज़ होता है वेस्ट, उसको फिर से लुगदी बना करके पुनः उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। उद्योग वगैरह द्वितीयक क्रियाकलाप भी कहलाते हैं, या फिर इसको विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। तो द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कच्चा माल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, वहाँ से कच्चा माल लिया जाता है। और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है इसमें क्या किया जाता है? इसमें उसको उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में परिवर्तित की गई। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। एक तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। पहले अभ्यास जो वनों की कटाई होती है, मतलब पेड़ों को काटा, तो वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इनका विनिर्माण होकर के कागज़ बना, पुस्तिकाएं बनी। उद्योग क्या है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। लोहा है, इस्पात है, ये उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग है, ये किससे संबंधित है? धरती से कोयला निकाला जाता है इसके थ्रू, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोयला खनन उद्योग बोलते हैं। इसी तरह से पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, उससे पहले ये एक्टिविटी क्या दे रखी है यहाँ पर? कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता लगाइए कि कपास से कैसे रुई बनती है, रुई से फिर धागा बनता है और धागे से फिर क्या होता है? कपड़े बुने जाते हैं। और उस कपड़े को खरीद कर हम लोग क्या है? कपड़े अपने सिलवाते हैं, कमीज, शर्ट वगैरह जो भी
हम बनवाते हैं। उद्योगों का क्लासिफिकेशन, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहले कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित हो सकते हैं, जहाँ से ऐसे उद्योग जो कृषि आधारित है, मतलब जैसे कपड़ा वाले जितने भी कपड़ा उद्योग है तो वो कृषि पर आधारित है, क्योंकि वहाँ से कपास उन्हें मिलता है। खनिज आधारित मतलब खनिज पर आधारित उद्योग होते हैं, जहाँ से खनिज मिलते हैं और फिर वो उसको प्यूरिफाई करके उसमें से क्या करते हैं, धातुएं निकालते हैं। और समुद्र आधारित, वन आधारित खनिज, मतलब कई प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग मतलब चमड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अभी जो खनिज आधारित उद्योग हैं ये कैसे उद्योग हैं? प्राथमिक उद्योग हैं और ये खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद जो होते हैं, ये लोहा बना रहे हैं या और चीज़ें बना रहे हैं, धातुएं बना रहे हैं, तो अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। अयस्क से बना हुआ लोहा खनिज, लोहा है वो क्या है? खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोहा जैसे कि भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में लोहे का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। मछलियों से तेल प्राप्त करना और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये समुद्र आधारित उद्योग हैं जो सागरों और महासागरों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उससे उत्पाद बनाते हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी, कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित हैं, वनों से संबंधित उद्योग है। एक्टिविटी यहाँ पर फिर दे रखी है, कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण दीजिए। कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हम दे सकते हैं, यहाँ पर अभी देखा हमने। कृषि आधारित उद्योग आकार के आधार पर, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। मतलब कितना उसमें निवेश किया गया है, कितनी पूंजी निवेश की गई है और उसमें लगे हुए लोग कितने हैं, कितने लोग किसी उद्योग में कार्य कर रहे हैं और उसकी उत्पादित मात्रा कितनी है। तो इसके आधार पर उद्योग का आकार निश्चित होता है या निर्धारित होता है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। कुटीर या घरेलू उद्योग, इसमें लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग आते हैं। अब इसमें देखिए, कुटीर उद्योग या कहें घरेलू उद्योग, ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। छोटे पैमाने पर कोई काम करना कुटीर उद्योग कहलाता है या घरेलू उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। कम पूंजी लगा के, कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग चलाए जाते हैं।
बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। रेशम बुनाई हो गया, खाद्य प्रक्रमण उद्योग हो गया, ये लघु पैमाने के उद्योग हैं। चित्र 5.1 में इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं। मखाना क्या होता है, इसको निकाला जाता है, फिर ये जो कमल होता है उसके बीजों से यहाँ से निकाला जाता है, फिर उसको बीजों को साफ किया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद में उसको भून करके ये मखाना तैयार किया जाता है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल या भारी मशीनों का उत्पादन ये बड़े पैमाने के उद्योग करते हैं, तो इनको बड़े पैमाने के उद्योग बोलते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र या राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने क्षेत्र में? स्वामित्व के आधार पर, मतलब निजी सेक्टर, निजी किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है उद्योग, या फिर राज्य के स्वामित्व में हो सकता है, कोई सरकार, राज्य सरकार चला रही है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में हो सकता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और निजी सेक्टर। जो निजी सेक्टर है और जो आपका सरकार है, राज्य सरकार, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। संयुक्त क्षेत्र इसी तरह का है, और सहकारी क्षेत्र, इनमें वर्गीकृत किया जाता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के लिए। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। निजी उद्योगों का, निजी क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं उनका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति करता है या व्यक्तियों का समूह करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग होता है उसका स्वामित्व भी सरकार के अंडर होता है और संचालन भी सरकार करती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। निजी क्षेत्र में केवल या तो कोई प्राइवेट, मतलब प्राइवेट होगा पूरी तरह से, या तो एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का एक समूह उसको चलाता होगा। सार्वजनिक में केवल सरकार उसका मालिक होगी, सरकार उसको देखेगी, वही संचालन करेगी उसका। अब उसके बाद में संयुक्त उद्योग में स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। अब इसमें दोनों ही लोग होंगे, निजी सेक्टर भी और इसमें सरकारी सेक्टर भी, मतलब सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी, सहयोग करेगी, और निजी सेक्टर के लोग भी। निजी सेक्टर के लोगों का समूह भी हो सकता है, कोई एक लोग भी हो सकता है, तो उसको संयुक्त उद्योग कहेंगे। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। उसके बाद में सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों द्वारा, या कहें पूर्तिकारों द्वारा, या फिर कहें कामगारों द्वारा, मतलब जो भी लोग उत्पादित करते हैं, कामगार जो होते हैं, या जो भी उसके लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं, या फिर कामगार और कच्चा माल प्रोवाइड करवाने वाले और उत्पादक, ये सब मिलकर के हो सकते हैं। ये स्वामित्व भी करेंगे, उसका संचालन भी करेंगे, तो ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी का एग्जाम्पल यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं, ये सुधा डेयरी का एग्जाम्पल है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग है ये। उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं? जब कहीं अगर उद्योग लगाना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की को ध्यान में रखना पड़ता है?
वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल उपलब्ध हो, भूमि उपलब्ध हो, जल की पर्याप्त उपलब्धि हो, वहाँ पर श्रम उपलब्ध हो, काम करने वाले मजदूर भी वहाँ पर मिल जाएं, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार भी तो होना चाहिए, परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए, पूंजी, शक्ति, ये सारी चीज़ें। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। जहां ये सभी बातें उपलब्ध हों, कच्चा माल हो, भूमि हो, जल हो, श्रम हो, शक्ति, विद्युत वगैरह हो, पूंजी, पैसा भी होना चाहिए, जिससे कि तभी क्या होगा, उद्योग उत्पादित होगा, मतलब स्थापित हो सकेगा, और परिवहन की सुविधा हो, बाजार अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें या इनमें से एक दो ना हो तो भी उद्योग स्थापित होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत एवं अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। कभी कभी गवर्नमेंट कुछ छूटें भी देती है, विद्युत उपलब्धता जो विद्युत होती है उपलब्ध कराती है कम दामों में, परिवहन लागत में छूट देती है, अवसंरचना विकास में प्रोत्साहन देती है इनके लिए, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो सकें और उनका विकास हो सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिकरण से क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि नगरों और शहरों का विकास होता है, इनकी वृद्धि होती है, लेकिन प्रदूषण भी बहुत भयानक स्थिति पर होता है। और जहाँ शहर होते हैं मोस्टली वहीं पर ये उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती हैं, जिससे कि शहरों की डिमांड को पूरा किया जा सके। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक क्या क्या हैं? संचार की सुविधा होनी चाहिए, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, ये विद्युत अभी शक्ति यहाँ पर जो बोल रहे थे ये शक्ति वही है विद्युत, श्रम की आपूर्ति होनी चाहिए, यहाँ पर श्रम अवेलेबल होना चाहिए, मजदूर वगैरह, पूंजी, बाजार और जल, ये सारे तत्व होने चाहिए। कितने हैं आपके? 9 तत्व हैं। इनकी अवेलेबिलिटी होने पर ही उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उद्योग तंत्र क्या है? औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। मतलब इसमें निवेश और प्रक्रम और इसमें निर्गत, मतलब जो चीज़ें निकलती हैं, आउटपुट होता है जो, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ये सारी चीज़ें निवेश की जाती हैं किसी उद्योग को स्थापित करने में। कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं इसमें। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं औद्योगिक तंत्र में। एक तो निवेश, चीज़ों को इनपुट करना पड़ता है, और निवेश किस किस का होता है इसमें? कच्चे माल का, श्रम का, पूंजी की, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अवसंरचना विकास में पैसा लगाना होता है। फिर इसमें कच्चा माल जो लाया जाता है, प्रक्रम, दूसरा स्टेप क्या है? प्रक्रम। प्रक्रम में क्या होता है? मतलब प्रोसेस। कच्चा माल लाया जाता है और कच्चे माल को प्रोसेस करके उत्पादित माल, मतलब एक तरह से जिसको हम उपयोग कर सकें, तो वो हमें मिलता है। और जो हमें चीज़ें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्गत, मतलब आउटपुट हमें मिल गया। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। निर्गत क्या है? अंतिम उत्पाद जो हमें फाइनली तैयार हमने किया है, और फिर उससे जो भी आय होगी तो उनको हम अंतिम उत्पाद में कहेंगे, वो निर्गत कहलाएंगे, आउटपुट कहलाएंगे। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसमें कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत ये निवेश हो जाएंगे। प्रक्रम में क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें? ओटाई, कटाई, जो कपास आई है, कच्चा माल आपको मिला है, उसकी ओटाई की जाएगी, कटाई की जाएगी, बुनाई की जाएगी, रंगाई की जाएगी, छपाई होगी, और फाइनली ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद में कमीज
जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन होगा। फिर फाइनली कपड़ा तैयार होकर के आएगा और वो हमें निर्गत के रूप में मिलेगा, मतलब हम उसको आउटपुट कहेंगे और उससे कमीज तैयार होगी, कपड़े तैयार होंगे और उनसे जो आय होगी तो वो भी क्या है, इसी के अंडर आएगी। तो ये औद्योगिक तंत्र हो गया। निवेश प्रक्रम और निर्गत एक्टिविटी यहाँ पर देखिए, चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। चमड़े के जूते की बात करें तो किस तरह से बनता है, उसमें निवेश प्रक्रम और निर्गत हम किस तरह से बता सकते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। कई प्रकार के उद्योग जब एक दूसरे के पास स्थित हों तब औद्योगिक प्रदेश उसे हम कहते हैं। तभी विकास होता है औद्योगिक प्रदेश का, जहाँ पर एक उद्योग हो फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से एक एरिया डेवलप हो जाए इस तरह का, तो हम उसे औद्योगिक प्रदेश कहेंगे। और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं और अपने निकट होने के वजह से वो एक दूसरे को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो औद्योगिक प्रदेश है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका में है। पूर्वोत्तर अमेरिका, पूर्व और उत्तर का हिस्सा अमेरिका का, पश्चिमी और मध्य यूरोप में भी खूब कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज। पूर्वी यूरोप में भी हैं, पूर्वी एशिया वाला एरिया है, यहाँ पर भी कंपनियां खूब हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। अधिकांश जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो किन जगहों पर लोकेटेड हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, सब ट्रॉपिकल जोन में, और समुद्री पत्तन हैं, जो समुद्री बंदरगाह हैं उनके किनारे होते हैं। यहाँ से विदेशों के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। कोयला क्षेत्र जो होते हैं विश्व में, जहाँ जहाँ कोयला क्षेत्र हैं उनके निकट भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश, विश्व की औद्योगिक पट्टी। विश्व के औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्लैक वाले जितने भी दिख रहे हैं ये क्या हैं, विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं। सैंटियागो, ये दक्षिण अमेरिका में देखिए, लीमा इक्वेडोर, बोगोटा करोकास, और यहाँ पर ये बहिया तट दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, और ये आपका मोंटेविडियो, ब्यूनस आयर्स ब्राज़ील। तो ये सारे क्या हैं, दक्षिण अमेरिका के उद्योग हैं। इसी तरह से अफ्रीका की बात करें तो डरबन, केप टाउन, नैरोबी, नाइजीरिया, घाना, खार्टूम, यहाँ पर कैरो, ये इजराइल है, इराक। एशिया की बात करें ये कुवैत है, ईरान है ये। तो इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हैं। भारत में देखें तो गंगा घाटी में यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं। फरगाना का एरिया है ये यहाँ पर, और ये मुंबई का एरिया है, मुंबई गुजरात, यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं। पाकिस्तान में ये दक्षिण की ओर चले जाएं तो यहाँ उद्योग मिलेंगे। जावा द्वीप ये यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे पर्थ, मेलबर्न, ये बंदरगाह हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, ये औद्योगिक क्षेत्र हैं। मनीला द्वीप ये रहा, गुजाऊ हांगकांग प्रदेश, संघाई वुहान प्रदेश, जापान। तो ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर विश्व में उद्योग स्थापित हैं। उत्तर अमेरिका की बात करें तो यहाँ देखिए मध्य अमेरिका वाला जो हिस्सा है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको सिटी, ये जुआना है, सान डियागो, लॉस एंजल्स, सान फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिएटल, डेनवर, फोनिक्स, गल्फ तट, और ये यहाँ पर एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में स्थापित यहाँ पर उद्योग हैं। औद्योगिक प्रदेश है ये पूरा। पश्चिमी यूरोप, पीटर्सबर्ग, मॉस्को, डॉनबॉस, यूराल,
और कुजबास। ये फरगाना घाटी, अभी फरगाना हम देख चुके हैं, यहाँ पर ये घाटी भी है। ईरान, इराक, तो ये सारे क्षेत्र हैं। कोरिया हो गया, जापान हो गया, बीजिंग, मंचूरिया, ये विश्व के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर औद्योगिक प्रदेश स्थापित हैं। विश्व की औद्योगिक पट्टी की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित हैं, तो ये वाला एरिया, ये, और फिर यहाँ से ये पूरा ये एरिया, इसमें विश्व के सर्वाधिक उद्योग स्थापित हैं। इसी को विश्व औद्योगिक पट्टी बोलते हैं, जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से होती हुई जाती है, बीच में अटलांटिक महासागर को छोड़ दें तो, फिर उसके बाद में पश्चिमी यूरोप से लेकर के एशिया महाद्वीप के पूरा यूरोप को पार करते हुए एशिया महाद्वीप के बिल्कुल पूर्व तक पहुंचती है, जापान तक। इसको विश्व औद्योगिक पट्टी बोलते हैं। इस एरिया में विश्व की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है ये, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं या उद्योग हैं वो स्थापित किए गए। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह है, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, हुगली नदी के आसपास वाला एरिया, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, साथ ही साथ गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। औद्योगिक विपदा क्या है? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का ये यहाँ पर चित्र दे रखा है। इसमें औद्योगिक विपदा क्या है? उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती हैं। उद्योगों, अगर कोई कंपनी स्थापित है तो उसमें दुर्घटनाएं वगैरह कब होती हैं, या दुर्घटनाएं होती हैं तो वो ये सिद्ध करती हैं कि ये जो परिणाम है दुर्घटना, वो कहीं ना कहीं तकनीकी विफलता का परिणाम है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 मतलब 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। भोपाल में घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 को 12:30 बजे। ये एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। मतलब 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे ये अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना के नाम से जानी जाती है, जिसमें क्या है, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और एक प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, इसका रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, और इस विषैली गैस से मिथाइल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड, इनसे 1989 में जो सरकारी सूचना है ऑफिशियल, उससे पता चलता है कि 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी। इससे हजारों लोग बच गए। वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। मतलब जो कुछ बचे उनमें अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और भी आंत्रशोथ, मतलब और भी कई सारी इस तरह की समस्याएं उनमें आज भी देखने को मिलती हैं। 1984 की घटना है, 3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश के भोपाल में। तेईस दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थलों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए।
वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। 23 दिसंबर 2005 को चीन में भी इसी तरह की एक घटना घटित हुई, जिसमें गाओ कायो और चोंगगिंग, ये 2 क्षेत्र चीन के 2005 की घटना है। 23 दिसंबर 2005, ये भी दिसंबर की ही घटना है। गाओ कायो और चोंगगिंग, ये 2 क्षेत्र चाइना के, इनमें गैस को विस्फोट से, गैस के जो कुएं थे उनमें विस्फोट हो गया और उससे 243 लोगों की मृत्यु हुई और 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद भाग नहीं सके, नहीं भाग पाए तो मर गए वो, और जो उस समय भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये बहुत ही भयानक भी है उद्योग स्थापित करना। विकास तो है ही लेकिन भयानक भी है। जैसे गाँव कायों में बचाव अभियान चलाया गया, तो उसका ये यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। जोखिम कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो जोखिम कैसे कम किए जा सकते हैं? घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। जहाँ पर भी घनी आबादी है उससे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको बहुत दूर रखना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। उद्योग के पास जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छे से इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई विषैले पदार्थ निकलते हैं, तो हम उससे कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। आग लगती है तो उसकी चेतावनी तुरंत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अग्निशमन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। विषैले पदार्थ जो भी हैं उनके भंडारण की क्षमता की एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनका भंडारण हो जाए जिससे अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाए और बड़ी संख्या में नुकसान हो जाए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। जितने भी उद्योग हैं उनमें प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को भी बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं? इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आ गया, IT सेक्टर पूरा आ जाएगा। इसमें स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण, किन किन क्षेत्रों में उद्योग मिलते हैं? विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। 3 प्रमुख उद्योग हैं विश्व में सबसे ज़्यादा, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं। लोहा इस्पात और वस्त्र उद्योग ये काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और एक नया उभरता उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, ये नया उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। लोहा इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? जर्मनी में, USA में, चाइना, जापान और रसिया में। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। वस्त्र उद्योग ज़्यादातर भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान इन देशों में हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र की बात करें तो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ देखने को मिलते हैं? भारत का बेंगलुरु वाला जो एरिया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली। मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन जो घाटी है उस एरिया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं इसमें। ये एक पोषक उद्योग है जिसमें उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं
उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क चाहिए, इसमें कोयला भी चाहिए। चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में इसमें सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है, मतलब इसको गलाया जाता है। वहां पर चित्र 5.6 को हम देख सकते हैं। इस तरह से 8 टन कोयला लिया जाता है, 4 टन उसमें अयस्क लिया जाता है और 1 टन चूना पत्थर डाल करके इसको प्रगलित किया जाता है। फिर इससे बनता है 1 टन इस्पात, मतलब 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर इसमें डाला जाता है, तब 1 टन हमें इस्पात मिलता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है, प्रगलित होता है, फिर इसको परिशोधित किया जाता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है अन्य उद्योगों में। इस्पात कड़ा होता है और इससे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इस्पात कठोर भी होता है, इसको आसानी से काटा जा सकता है, इसको आकार भी दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। तांबा है, एल्युमिनियम है, निकेल है, इन धातुओं को अगर इस्पात में मिलाएं तो मिश्र धातुएं भी बना सकते हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, मतलब ये काफ़ी कठोर हो जाती है जब इसमें थोड़ा एल्युमिनियम मिला दिया जाए या कॉपर या निकेल। मिश्र धातु इस्पात से बना ली जाए तो वो काफ़ी कठोर होती है, दृढ़ होती है और जंग प्रतिरोधक क्षमता इसमें आ जाती है, मतलब इस पर जंग नहीं लगती। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी कहलाता है इस्पात। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं, या फिर इन धातुओं से निर्मित जो औजार हैं और मशीन हैं उनसे बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। पोत हैं, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, ये सारे ज़्यादातर आइटम इस तरह के ये क्या हैं, इस्पात से बने हुए हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। बहुत बड़े लेवल पर इस्पात का उपयोग होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। 1800 ईस्वी से पहले इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किए गए थे? जहाँ पर कच्चा माल है, विद्युत आपूर्ति है और जहाँ पर बहता जल आसानी से उपलब्ध है। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। उसके बाद में जहाँ पर नहरें थीं या रेलवे लाइन थी या फिर कोयला क्षेत्र थे वहाँ स्थापित किए जाने लगे। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग जो भी समुद्री बंदरगाह हैं उनके निकट जो मैदानी क्षेत्र थे वहाँ स्थापित किए जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो सागर के थ्रू, समुद्र के थ्रू जहाज़ों से विदेश से जो लोहा आता था, जो भी माल आता था, उसको अंदर ना ले जाना पड़े, वहीं उद्योग स्थापित कर दिए समुद्र के किनारे ही, और वहीं क्या है, इस्पात निर्माण शुरू हुआ। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार
का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति। 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति ये पर्वतीय क्षेत्रों के जस्ट नज़दीक थी। उसके बाद 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति पर्वतीय क्षेत्र, ये महाद्वीप जल से दूर। उसके बाद में अब फाइनली 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति क्या है? सागर के किनारे, बंदरगाहों के निकट। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक, इस तरह से ये जो भट्टी है इसको हाई स्कूल में धातु वाला जो चैप्टर है वहाँ पर ये चीज़ें समझाई गई हैं। प्रगलित लोहा इधर से ये निकलता रहता है, इसमें ऊपर से लौह अयस्क और चूना पत्थर और कोक मतलब कोयला यहाँ से डाला जाता है। इसमें इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, झोंका भट्टी इसको बोलते हैं। इधर से धातु मल इसका निकाला जाता है जो भी इसमें गंदगी होती है, और इधर से प्रगलित गला हुआ लोहा निकाला जाता है। इधर से गर्म वायु को प्रवाहित किया जाता है। प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र विश्व में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील मुख्य रूप से, फिर ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का ये दक्षिणी हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जगह देख रहे हैं आप, कनाडा वगैरह में, यूरोप, जर्मनी, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का पश्चिम बंगाल वाला एरिया। उसके बाद जापान, चाइना। तो ये विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया ये। जमशेदपुर भारत का, जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को इसको बोलते थे। 1947 से पहले जमशेदपुर में यह निजी स्वामित्व में था। निजी मतलब पूरी तरह से प्राइवेट था ये। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर, संगम के समीप साकची नामक स्थान पर 1907 में इस टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है, भौगोलिक रूप से। ये इसमें मैप भी दे रखा है, मैप देख सकते हैं इस तरह से। ये रेलवे लाइन के लिए शो कर रहा है, ये रेलवे लाइन है। टाटानगर रेलवे स्टेशन, मुख्य सड़क मार्ग, ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये क्या हैं? ये मुख्य सड़क मार्ग है। ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं। और आदित्यपुर को
जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति। यह है खरकाई नदी, ये स्वर्णरेखा नदी, डलमा पहाड़ी को, डिमना झील को, सोनारी, जमशेदपुर हवाई पत्तन, कदमा, जलिया, गोल्फ कोर्स, टाटा मुख्य अस्पताल, सामान्य डाकघर, टाटा इस्पात कार्य, साकची चिड़ियाघर, और ये गोल्फ कोर्स, टेल्को कॉलोनी, ट्यूब्स मंडल और टेल्को। ये भौगोलिक अवस्थिति है इसकी। जमशेदपुर ये वाला एरिया है, साकची ये वाला एरिया है, टाटा इस्पात कार्य यहाँ पर स्थापित किया गया। ये साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। ये स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। रसायन जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुई, उसके बाद में कई अन्य औद्योगिक संयंत्र भी यहाँ पर लगाए गए और इनमें रसायन बनाए जाते हैं, इंजनों के पुर्जे बनते हैं, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें बनती हैं, केबल जो तार वाली केबल होती हैं, तार का उत्पादन होता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। लोहा इस्पात उद्योग शुरू हुआ तो फिर औद्योगिक विकास तेजी से हुआ भारत में। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए उद्योग इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारत उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र ज़्यादातर अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर हैं। भारतीय, क्योंकि इसी से सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी स्थापित सम्मिलित हैं। लघु मिल भी सम्मिलित हैं जिसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। उसके बाद पीटर्सबर्ग भारत का जमशेदपुर हो गया। आओ कुछ करके देखें। एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग खोजें और भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति चिन्हित करें। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी हैं। ग्रेट लेक्स जो महान झील है उसके अन्य नाम क्या हैं? सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। मतलब ये ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स मतलब 5 बड़ी झीलें हैं और इन पांचों में जो सुपीरियर है वो सबसे बड़ी झील है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। पीटर्सबर्ग ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग यूएसए का है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क सिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। लौह अयस्क जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग
ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। और 1500 किलोमीटर की दूरी पर क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर? लोहे की खानों से प्राप्त होता। लोहे की खानें मिनीसोटा में हैं, जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर हैं पिट्सबर्ग से। पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग यहाँ पर अवेलेबल है, तो आसानी से चीज़ें आ जाती होंगी। ये एस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। लौह एस्क ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग तक रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल घनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। यहाँ पर ओहियो, मोनोगहेला और एल घनी नदियाँ हैं जिनसे जल की प्राप्ति हो जाती है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात मतलब आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं, और ये मिले पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी घाटियों में स्थित हैं। और पिट्सबर्ग के अगर नीचे वाला जो एरिया है उसमें ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। ओहियो नदी के किनारे परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही मार्गों से जो इस्पात बनता है उसको बाजारों तक पहुंचाया जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अलावा अन्य कारखाने भी स्थित हैं, जैसे जमशेदपुर के एरिया में ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं अन्य कारखाने। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग। शब्द उत्पत्ति। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है बुनना। सूती वस्त्र धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। धागे से कपड़े की बुनाई करना ये प्राचीन काल से ही विकसित एक कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन इनका प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। पावरलूम मशीन का नाम है जिसकी खोज हुई थी। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत का पहला स्थान है, उसके बाद चाइना, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ के कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको और बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। पश्चिम क्षेत्र में क्या हुआ, वहाँ मशीनों की, जैसे पावरलूम का भी नाम आया था, तो वहाँ पर मशीनें बन गई, उससे तेज़ी से काम होने लगा। जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। फिर ये चीज़ें
भारत में भी आई 1854 में पहली मिल मुंबई में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु मतलब उष्ण आर्द्र कहें इसके लिए जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। प्रारंभ में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका बजट कम नहीं होता। इसलिए ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। विश्व प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश, ये विश्व के सारे क्षेत्र हैं। ये दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील वाला एरिया और दक्षिण वाला एरिया इसका, यूएसए के ये क्षेत्र, ये सारे सूती वस्त्र उद्योग के एरिया हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा स्थापित किए गए हैं। भारत में भी देख सकते हैं आप। और फिर ये चाइना, जापान, ये सारे क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग वाले एरिया हैं। क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था कोलकाता में, कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में, लेकिन कुछ समय ये चला, उसके बाद में ये बंद हो गया। क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। भारत में जितना भी वस्त्र उत्पादन होता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। उसके बाद अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। यहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ थीं बस सूती वस्त्र उद्योग के लिए। बेसिकली यहाँ पर कपास अवेलेबल थी, कपास के वजह से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जल भी था। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। एक्टिविटी दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। ओसाका नेक्स्ट जो एरिया है वो है ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास के लिए जिम्मेदार कई भौगोलिक कारण हैं। ओसाका ये जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कोष्ण और आर्द्र मतलब उष्ण और आर्द्र। योडो नदी के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। योडो नदी मिलों के लिए
पर्याप्त जल यहाँ से मिल जाता है। योडो नदी से श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। पत्तन बंदरगाह भी यहाँ पर निकट है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। यहाँ कपास कहाँ से पहुँचता है? जापान के ओसाका में मिस्र, भारत, चाइना और यूएसए से। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। मतलब सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर डाउन हो रहा है। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। मिस्र, भारत, यूएसए, चाइना ये देश हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उद्योग के बारे में लगभग सारी बातें हमने यहाँ पर कवर की हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर है इस बुक का, चैप्टर 6, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।